बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक पॉजिटिव मैसेज के साथ, एक अच्छी बात के साथ। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, बदनसीब की तीसरी अलामत ये है वरग़बतु फ़ी दुनिया, जिसकी दुनिया में रग़बत ज़्यादा हो, आखिरत का शौक़ ना हो। दुनिया की रग़बत का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल में दुनिया की रग़बत मौजूद है? उसका आसान तरीक़ा ये है, जब अल्लाह का मुनादी निदा करके कहता है हय्य अलस्सलाह हय्य अलस्सलाह, आया हम अपना कारोबार बंद करके नमाज की तरफ जाते हैं या नहीं जाते? अगर नहीं जाते, कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे। इससे मालूम हुआ हमारे दिलों में दुनिया की महब्बत मौजूद है और ये बदनसीबी की अलामत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी बदनसीब होने से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब, देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। अहले कराची पर महंगाई की एक और तलवार लटकने लगी। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन का दूध महंगा करने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने का फैसला कर लिया। कहते हैं आए रोज़ की बढ़ती कीमतों से मुसाफिर तंग आते हैं और लड़ते हमसे हैं। हमारी भी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। कराची में जराइम लाहौर से कम, कराची पुलिस चीफ के एक बयान ने सबको हिला के रख दिया। कराची पुलिस चीफ कहते हैं कि कराची से ज़्यादा लाहौर में क्राइम होता है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदादे तजावुज़ात का कराची के 3 अजला में भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन जारी। आज से कोई भी गैर कानूनी चार्ज्ड पार्किंग नहीं चलने दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम का बड़ा ऐलान। कहते हैं बल्दियाती खदमात की फराहमी के हवाले से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब और आपको बताएं कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने के बाद अहले कराची पर एक और महंगाई की तलवार लटकने वाली है और डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की जो कीमत है उसको बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। कल जो उनका इजलास हुआ उसके बाद कहा जा रहा है कि दूध अब मज़ीद 60 रुपये फ़ी लीटर जो है उसमें इजाफे का इम्कान है, जिसके बाद जो दूध की नई कीमत है वो 200 रुपये तक पहुँच जाएगी। आपको बताएं कि 25 फरवरी से फ़ी लीटर दूध जो है वो 30 रुपये महंगा किया जाएगा और अगर हुकूमत ने इस पे सेल्स टैक्स लगाया तो 15 मार्च से मज़ीद 30 रुपये इसको महंगा कर दिया जाएगा। यानी कि टोटल जो दूध की कीमत है वो 60 रुपये उसमें इजाफा हो सकता है, जो कि 140 रुपये से 200 तक पहुँच सकती है। इस हवाले से हमारे पास एक पैकेज भी है, आइए देखते हैं। पेट्रोल के बाद दूध की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने दूध 60 रुपए लीटर महंगा करने का अंदिया दे दिया। एसोसिएशन के मरकजी सदर शाकिर गुज्जर का कहना है वफाकी हुकूमत खुद दूध महंगा करना चाह रही है। 17% इनपुट टैक्स और 3% एडवांस सेल टैक्स, कुल 20% सेल टैक्स कौन देगा? वफाकी गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगा रही है इंडस्ट्री पे, इनपुट्स पे, और मवेशियों की जो नस्ल कशी हो रही है, मवेशी महंगे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और अजनास की एक्सपोर्ट की जा रही है जो हमारी ज़रूरियात है। तो बहुत ज़रूरी है कि वफाकी गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ले, टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म करे
और देखें पूरी दुनिया में सब्सिडाइज किया जाता है डेयरी सेक्टर को। शाकिर गुज्जर का मजीद कहना था, कमिश्नर कराची के अख्तियार में कुछ नहीं, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर से बात करे। और कमिश्नर कराची वैसे भी हमें मुनाफा नहीं देते। 120 का नोटिफिकेशन किया गया, 140 शहर में फ़रोख्त हो रहा, तो यकीनन गैप के पीछे कुछ ना कुछ है ना जो फ़रोख्त हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जी हम कीमतें ना बढ़ाएं। अगर वफाकी गवर्नमेंट चाहे जो कम्युनिकेशन गैप है उसे ख़त्म करें, हमारे साथ बैठें, हमारे मुतालबात सुने और ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। महंगाई की सत्ताई अवाम का कहना है करीब तो पिस कर ही रह गया है। कुछ भी नहीं कर सकते, बस दूध पीना छोड़ देंगे, कावा चाय पियेंगे खाली, और चीनी पत्ती वो भी महंगी हो जाएगी। उसके बाद ये पेट्रोल डीजल इन सब पे होगा महंगाई। पेट्रोल में देखें आप, पेट्रोल दूध तो चलो एक 30 रुपये हट गया, पेट्रोल में आए दिन 2, 4, 5, 10 रुपये बढ़ रहे हैं। और उसकी वजूहत ये देखें आपके पेट्रोल बढ़ने से जो है आमतौर रफ्त में किराया बढ़ाया जा रहा है, पब्लिक परेशान है किराया दे देकर। अवाम और डेयरी फार्मर्स ने मुतालबा किया है वफाकी हुकूमत जल्द अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करे। कैमरामैन साजिद अली के हमरा अयाज राना, सिटी 21। जी, आपने देखा कि अब पेट्रोल की प्राइसेस के बाद दूध भी महंगा होने जा रहा है और आवाम का क्या रद्द अमल है। वो कह रहे हैं कि अब हम यही होगा कि चाय पीना छोड़ देंगे, दूध के बगैर कहवा पियेंगे। ये नौबत आ गई है। इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सैयद रिजवान अहमद ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू। महंगाई की जो सूरत हाल है, कल हमने देखा पेट्रोल प्राइसेस इतनी बढ़ गई, एकदम से 12 रुपये बढ़ा दिए गए। अब दूध जो कहा जा रहा है 30 रुपये जो है महंगा होगा, फिर अगर सेल टैक्स इस पे लगाया जाता है तो मज़ीद 30 रुपये महंगा कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? काफ़ी अफसोस ही मला जा सकता है सूरत हाल में तो, और इसका मैं समझता हूँ कि बराबर की ज़िम्मेदार हैं वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत भी और डेयरी फार्मर्स भी। बिल्कुल सही बात की शाकिर उमर गुज्जर ने कि सब्सिडी जो है खाने पीने की अशिया पर लाजमी देनी चाहिए, और दूध एक ऐसी चीज़ है जो कि हज़रत इंसान की सबसे पहली ग़िज़ा है। आपने बात की कि चाय पीना लोग छोड़ देंगे, तो ठीक है, चाय पीना एक बालिग आदमी तो छोड़ सकता है, लेकिन बच्चा क्या करेगा? बच्चे के लिए दूध की बात की जाए, अगर ये इसकी कीमतें आपने अभी बता दी, और खुश्क दूध के हवाले से जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर भी सब्सिडी ख़त्म हो गई है, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया है इस वक्त सर्वाइव करना, ज़िंदगी गुजारना शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि हमने अब तक ये देखा कि मौसम गर्मा में दूध की तलब जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत मौसम सरमा के। अगर पिछली 2-3 दहाइयों की बात की जाए तो होता ये था कि साल में एक बार इशू उठता था दूध की कीमतों के हवाले से मौसम गर्मा में, और उसमें मामला जो है वो सेटल हो जाते थे, और ऐसा इजाफा होता था जो कि शहरियों को भी काबिल कबूल होता था। लेकिन इस वक्त जो कराची की ज़िले इंतज़ामिया है, कमिश्नर कराची हैं, उनकी रेट तो मुसलसल कई सालों से चैलेंज हो रही है। कई कमिश्नर आए और तब्दील हो गए, लेकिन कोई भी प्राइस कंट्रोल के हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बना सका जिससे हकीकी मानों में ये कहा जा सके कि आवाम को रिलीफ मिला है। दूध की कीमतों के हवाले से विफाक को जहां सब्सिडी देने की ज़रूरत है, वहीं हुकूमत सिंध को भी चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखें, और ये जो इनकी एसोसिएशन है, कैटल एंड डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, उनसे मुज़ाकरात किए जाएं, और ये भी देखा जाए कि उनकी जानिब से अमूमन होता ये है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में फ़र्ज़ करें कि अगर 2 रुपये लीटर इजाफा होता है तो दुकानदार वो 5 रुपये एक शय पे बढ़ा देता है, यानी मरे को मारे शाह मदार वाली बात। तो ये चेक एंड बैलेंस भी रखने की ज़रूरत है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उसका इम्पेक्ट कितना पड़ रहा है। क्या डेयरी फार्मर्स उस इजाफे को जवाज़ बनाकर मन माने नर्ख या जायद नर्ख तो वसूल करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया जा सका है। फौरी तौर पर ऐसा एक मैकेनिज़्म, और उसमें निजी शोबे से भी आपको जो है लोगों को लेने की ज़रूरत है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड ना करें, ब्यूरोक्रेसी की वजह से आज ये सूरत हाल सामने है। सही। अच्छा, आपने बहुत सारे इसके रीजंस बताए कि वफाकी हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, सूबाई हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो कि जितने लोग हैं अपनी मनमानी कीमत पे जो है कि वो चीज़ों में फ़रोख्त हो रही हैं चीज़ें। तो ये जो अभी कहा जा रहा है कि दूध की कीमतों के हवाले से जितनी दरख्वास्तें हैं अदालत में, उसकी अब समाअत जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट करेंगे, और जो कमिश्नर कराची है उन समेत जो डिफरेंट ओहदेदार हैं उनको भी तलब किया गया है। तो किस हवाले से ये कुछ मामला बेहतर होगा? गुज़िश्ता बरस दिसंबर में
कमिश्नर कराची की जानिब से दूध के जो खुर्दा नर हैं फ़ी लीटर 120 रुपये मुकर्रर कर दिए गए थे, लेकिन शायद ही कोई कराची का ऐसा मकाम हो जहाँ 120 रुपये लीटर दूध मिल रहा हो। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप जो रेट मुकर्रर कर रहे हैं उस नर्ख पर ना सिर्फ ये कि दूध दस्तयाब नहीं है शहरियों को, लेकिन क्वालिटी को चेक एंड बैलेंस आपका कुछ है ही नहीं। सिंध फूड अथॉरिटी नुमाइशी इक़दामात उनके दिखाई देते हैं, उनकी बाकायदा तरबियत करने की ज़रूरत है। इसके मुकाबले में अगर आप पंजाब की फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी देखें तो ख़ास तौर पे दूध के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटी हमको दिखाई दी है, जिसमें नाकिस दूध जो है वो उनकी जानिब से तल्फ़ भी किया गया, उसको ज़ब्त भी किया गया। आज तक हमने यहाँ पर ऐसी कराची में कोई कार्रवाई होते हुए नहीं देखी। बरमला आप देखें सोशल मीडिया पे ये वीडियो अपलोड होती रहती हैं लोगों की जानिब से कि वो जो आपकी भैंस कॉलोनी है, जो कैटल कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे दूध में पानी मिलाया जा रहा है और वो पानी भी इंतहाई गलीज़ पानी होता है जो कि भैंसों को पीने के लिए फराम किया जा रहा है। वहीं से जो है वो बाल्टियाँ और वो भर के उसमें दूध में मिलाया जा रहा है और वो शहरियों को सप्लाई किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक और तकलीफ़ दह सूरत हाल है कि शहरियों को एक तो सरकारी नर्ख पर आप अशियाए खुर्दोनोश और ख़ास तौर पे दूध दही वगैरह जो है वो फराम करने में नाकाम हो गए, दूसरी जानिब उसमें मिलावट जो है और वो मिलावट भी जो है मुज़र सेहत है, उसको रोकने में भी नाकाम है। फौरी तौर पर मतलब तमाम एक तो आवाम महंगा दूध खरीदने पे मजबूर है, दूसरा उसकी क्वालिटी भी इतनी खराब है। आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकती हैं कि बीमारियां जो है वो शहरी अनजाने में खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सही। अच्छा, ये जो डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन है, उनके सदर शाकिर गुजर की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत हमसे बात नहीं कर रही, मिल बैठ के फ़ैसला करें और किसी नतीजे पे पहुँचे। तो इनकी जानिब से भी नहीं आप समझते कि 30 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए और कह रहे हैं कि 30 रुपये मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे सेल टैक्स की, तो ये लोग भी तो एक माफिया बन गए हैं। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, गुज़िश्ता अगर चंद आयों की बात की जाए तो जो कैटल फार्मर्स थे उनकी एसोसिएशन हुआ करती थी, उनके नुमाइंदे भी हुआ करते थे, लेकिन इतनी तेज़ी और इतनी बुलंदी कीमतें बढ़ाने में जो कि कैटल एंड डेयरी फार्मर शाकिर उमर गुजर की तरफ से दिखाई दे रही है, वो इससे पहले नहीं थी। ऐसा नहीं था, इजाफा ऐसा होता था जो कि आवाम को भी कबूल होता था और हुकूमत भी उस पर जो है वो नज़रसानी के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि शुतर महार जो मतलब मुँह में आया वो रेट जो है आपने नाफिज कर दिए। ये इसमें उनको सोचना चाहिए कि कराची के शहरी जो है मिनी पाकिस्तान है ये, और इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की और इस वक्त जो क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है आवाम की, तो ऐसा ना हो कि एक मरतबा फिर जो है वो आवाम बाइकाट मुहिम की तरफ चली जाए। इससे कबल भी जब इनकी जानिब से इजाफे का ऐलान किया गया था तो आवाम ने बाइकाट जो है उसका शुरू कर दिया था दूध का। तो जी, तो ऐसा ना हो कि आवाम एक मरतबा फिर जो है कोई रास्त कदम उठाने पर। लेकिन आप क्या समझते हैं रिजवान साहब, ये तो बेसिक नेसेसिटी है, जैसे बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, चाय में घर में इस्तेमाल होता है, तो अगर इसका बाइकआउट करते हैं तो कोई ऑल्टरनेट भी तो नहीं है हमारे पास कि हम डब्बे के दूध पे चले जाएं, वो भी इतना महंगा है। उस नौबत पे हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम को उस स्टेज पर पहुंचने ही ना दिया जाए। इससे कबल भी आप जो है फौरी तौर पे मुज़ाकरात करें कैटल एंड डेयरी फार्मर्स वालों को, उनका देखें कि उनके अखराजात क्या आ रहे हैं, उनकी कास्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कास्ट क्या है और क्या वो उस पर जो मुनाफा ले रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है मिडिल मैन का किरदार, यानी डेयरी फार्मर से लेके आम दुकानदार तक जो बीच में मिडिल मैन होता है। हमारी डेयरी फार्मर से बात होती रहती है, वो अक्सर यही बताते हैं कि ये कीमतों में उतार चढ़ाव में बहुत बड़ा किरदार होता है मिडिल मैन का। मिडिल मैन का किरदार जो है ख़त्म करने के लिए हुकूमत को आगे आना होगा, ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमत को ऐसी सर्विसेज फराहम करनी होंगी कि दूध जो है वो बाड़े से लेके दुकान तक जो है पहुंचाने की जो है वो पहुंच जाए। मिडिल मैन का किरदार ख़त्म हो तो इसमें भी काफ़ी फ़र्क आएगा, दूध के नरखों में शहरियों को रिलीफ मिलेगा। ऐसा ठीक है, महंगाई अपनी जगह बरकरार है, लेकिन आपकी जो मिसमैनेजमेंट के असरात भी जो है वो शहरियों को महंगाई की सूरत में और नाकिस अशिया खुर्दोनश की सूरत में भुगतने पड़ रहे हैं। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब, बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। जैसा कि हमने कल देखा कि पेट्रोल जो है 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और अब जो इसकी कीमत है वो
₹59.86 फ़ी लीटर है, जिसके बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किराया बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। और उनका ये कहना भी है कि आवाम समेत हमारी ज़िंदगी भी जो है वो अजीरन बन गई है। आए रोज़ जब वो किराया बढ़ाते हैं तो उनसे जो आवाम है, जो मुसाफिर हैं, वो लड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी अजीरन बन चुकी है। इस हवाले से आवाम का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। अभी 15,000 तनख्वाह है, 15,000 तनख्वाह से क्या किराया आना जाने में लग जाते हैं। यही बस हम तो चलो अंदरूनी सिंध के रहायशु है, वहाँ पे जाते हैं मकसद हमारे 5-6 हज़ार जाके बचते हैं जेब में, जहाँ से जाते हैं 15,000 तनख्वाह है। तो नॉर्मल बंदे की तो 30-35 हज़ार सैलरी होती है, फिर उनमें से बच्चों को पालना, स्कूल का फीस वगैरह इस तरह से करने में बड़ा मुश्किल होगा। इतने परेशानी आवाम से पूछिए, बेचारा कह रहे कि भाई ये देखो आप लोग हमारे से किराया ज़्यादा ले रहे हैं। इसको बोलो भाई तुम अपना क्रिकेट बल्ला खेल करो, ये तुम्हारा बस का काम नहीं, किसी और काम करो, किसी और को छोड़ो जिसका काम हुए। देखो सारे पैसेंजर बेचारे नाराज़ हो रहे, बोले तुम लोग किराया ज़्यादा ले रहे हैं। देखो रक्शे वाले को बोले पेट्रोल महंगा हो रहा है। नवाज शरीफ का टाइम में 70-75 रुपये से नहीं बढ़े, अभी देखो कितने तक बढ़ गया। जी, आपने देखा कि आवाम किस तरह से परेशान है। शहरियों की जो तनख्वाहें हैं वो नहीं बढ़ रही, लेकिन मुसलसल जो है कीमतों में अशियाए खुर्दनोश की बात करें, पेट्रोल की बात करें, दूध की बात करें, सबकी कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। किस तरफ जा रहे हैं रिजवान साहब, आप क्या समझते हैं? जो हालात हैं, एक आम आदमी तो बहुत मुश्किल है गुजारा करना। इनफैक्ट जिसकी सैलरी 1 लाख रुपये भी है या उससे ज़्यादा भी है, वो भी अपने घर का जो है वो अखराजात नहीं चला पा रहा। अब वो वक्त आ गया, बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जब हम फील्ड में जाते हैं और लोगों की तंगदस्ती और ये सूरत हाल देखते हैं तो दिल पसिज जाता है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि वो हुक्मरान जो कि अवाम के वोटों से आए, इलेक्शन कैंपेन के दौरान देख लें आप, वो हर बात जो है वो अवामी लबो लहजे में होती है, अवाम को रिलीफ देने की बात की जाती है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद, मैं नहीं कह रहा, हर शख्स ये कह रहा है कि अपने हर दावे का उलट करके दिखाया। फौरी तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आप मुल्क की सियासत में ज़िंदा रहना चाहते हैं तो फौरी तौर पर अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करें। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप आवाम के वोट से मुंतखब होकर आते हैं तो आप आवाम को जवाब दें हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक हो या किसी भी सतह पर कोई मुआहिदा अगर करते हैं तो उस मुआहिदे की जो तफसील है उससे आवाम को आगाह करना ज़रूरी है। आपने वर्ल्ड बैंक से जो है वो कर्ज़ लिया और उसके लिए उनकी जो शराइत थी उन पे मनवन जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया, आवाम को एतमाद में नहीं लिया और ना ही आवाम को इस सारे मामलात का पता चला। पेट्रोल के मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो इजाफा हुआ है 4 रुपये लीवी जो है उस पर बढ़ा दिया गया। इससे पहले ये किसी के शायद इल्म में था ही नहीं, चंद अफराद के अलावा। तो ये जुल्म है। अब यूँ समझ लें कि मिसमैनेजमेंट और आपकी गवर्नमेंट का फेलियर जो है वो अब निकल कर इस नहज पे पहुंच गया है जहां आप इसको जुल्म कह सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी वजह से अगर गरीब के पेट में लुक़मा नहीं जा रहा है और वो अगर अपनी ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो बुनियादी ज़रूरत वो पूरी नहीं कर रहा तो आप ज़ालिम हुक्मरान हो गए। फौरी तौर पर इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि अशियाए खुर्दनोश पे जो कि हर आदमी की बुनियादी ज़रूरत है सब्सिडी दे और कायल करें। सब्सिडी की बात करते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। देखिए आप जिससे कर्ज ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से जब आप बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं तो आप इस पे कायल करें, उसमें बताएं कि आपकी आवाम में कितना % जो है सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके फैसलों को अगर मान लिया जाए तो वो लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन उनके बारे में बदकिस्मती से कोई नहीं सोचता। और यही वजह है कि जो सूरत हाल है वो अब जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने की तरफ जा रही है। तो अब अगर आप देखते हैं कि ये हुकूमत तो अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीट करने वाली है, 1 साल या 1.5 साल का, 1.25 साल का जो अरसा बच गया है, आगे जो हुकूमत आएगी उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। देखिए जो इस वक्त जो माशी माहिरीन हैं उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, वो अलार्मिंग सूरत हाल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट चली भी जाती है और कोई दूसरी पार्टी आके टेक ओवर करती है तो उसके लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो जो महंगाई की जो शरह है इसमें कमी ला सके। तो इस वक्त तो आवाम को ज़हनी तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत है कि दुआ ये की जाए कि महंगाई की ये शरह इस मकाम पर जहाँ तक पहुँची है यहाँ बरकरार रहे, इससे ऊपर ना जाए। मईशत बहुत ज़बू हाली से दो चार है, फौरी तौर पर अहम इक़दामात की ज़रूरत है और सख्त इक़दामात की ज़रूरत है।
जिसके लिए अगर आपको अपोजिशन के पास भी जाना पड़े तो मेरे ख्याल से आवाम की फलाह बहबूद के लिए इससे बड़ी कुर्बानी कोई और बिल्कुल नहीं। आपने सही कहा कि वो वक्त आ गया है कि फौरी तौर पर कुछ ऐसे फैसले लेने की ज़रूरत है जिससे ये जो महंगाई की बुलंद तरीन सतह है यहाँ पर रुक जाए और फिर इसके बाद कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ ताकि ये जो महंगाई है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो सके। हमें ज्वाइन किया है राना असलम साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हम राना साहब जी सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल इजाफा हुआ, पेट्रोल 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जितनी ट्रांसपोर्टेशन है, जो किराए हैं वो बढ़ जाएंगे और जो इसका असर आएगा अशिया खुर्दनोश के ऊपर भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, वैसे तो हुकूमत की तरफ से हमें कभी भी किसी आवाम के लिए तो कोई अच्छी खबर कभी भी नहीं होती, हमेशा आफ्टरशाह जो देते रहते हैं जी। तो अभी ये जो हाल में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे तो महंगाई का एक तूफान खड़ा हो जाएगा। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो तो पहले इन्होंने तबाह कर दिया। आप देखें कि भी तेल के अलावा दूसरी जो चीजें हैं, तेल तो महंगा हर 15 दिन के बाद कर रहे हैं जी, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जैसे टायर है, दूसरे स्पेयर पार्ट है, उसमें इससे भी 200 गुना ज्यादा उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। जैसे टायरों पे RD ड्यूटी बढ़ा दी है, तो हुकूमत तो कोई कसर नहीं छोड़ रही कि ये कारोबार को बंद कर दिया जाए। ट्रांसपोर्ट एक रीढ़ की हड्डी रखता है पाकिस्तान में, जी। वो ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है, तो इसके लिए कभी भी 3 साल से मैंने देखा है कि हुकूमत की तरफ से कभी कोई रिलीफ नहीं है। ये है कि हर 15 दिन के बाद तेल की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं। अभी आप हाल में देख लें कि तेल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ इन्होंने लेवी टैक्स भी बढ़ा दिया है। तो इससे हुकूमत का पता चलता है कि ये आवाम के साथ कितनी सिंसियर है। तो इसके जो मशीर और वजीर है, वजीर आज़म साहब के, वो इनको पता नहीं क्या बताते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमारे ऊपर टैक्स और रेट बढ़ा रहे हैं जैसे मगरब के हैं और हमें सहूलत बिल्कुल जीरो है। सही। तो अब ये जब हर चीज़ का जो किराया बढ़ाया जाएगा तो इसकी तयन कौन करेगा, क्योंकि मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ट्रांसपोर्टर्स भी अब परेशान हैं क्योंकि मुसाफिर जो हैं उनसे लड़ते हैं और वो भी ज़ाहिर है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं तो उनकी भी मजबूरी है बढ़ाना। देखिए जी, हमारा तो बिजनेस है गुड ट्रांसपोर्ट का जी। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने रेट फौरन बढ़ा लिया है। अब ऑयल टैंकर वाले हैं वो भी अपना रेट बढ़ा देंगे क्योंकि उनका एक सिस्टम है, मल्टीनेशनल कंपनी है जी। उनके साथ तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो किराया बढ़ जाता है, कम होती है तो कम हो जाता है। वो तो एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपना किराया बढ़ा लेती है, रात को तेल बढ़ता है, सुबह उनका किराया बढ़ जाता है। हमारा जो गुड ट्रांसपोर्ट का काम है जी। तो सर अशिया खुर्दनोश पे अब कितना अफेक्ट आएगा, आप क्या समझते हैं, कितनी महंगाई और बढ़ेगी? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, मतलब है कि 6 महीने पहले जो हमारे अखराजात एक गाड़ी के आने जाने के 1 लाख रुपया से वो 1,70,80 पे पहुंच गए हैं। अब इससे अंदाजा लगा रहे कि किस कदर महंगाई बढ़ी है और इसका असर तो दिमाग फिरा के आप देखेंगे तो आवाम पे ही आता है। बेशक इनके वजीर मुख्तलिफ बातें करते हैं कि आप तेल कम इस्तेमाल करें, लेकिन महंगाई जब होती है, जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर घुमा फिरा के महंगाई गरीब आवाम पे पड़ता है जो पहले ही एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है और ऊपर से हुकूमत उनके ऊपर जुल्म पे जुल्म कर रही है। सही। बहुत शुक्रिया राना असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी रिजवान साहब, क्या कहेंगे आप? ट्रांसपोर्टर्स की अलग है, ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के थे, अब जाहिर है सारी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ती है, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो आपको ये कौन डिसाइड करता है कि कितने रेट से बढ़नी चाहिए, क्योंकि सब एकदम से ही चीज़ें बढ़ जाती हैं अशिया खुर्दनोश की कीमतें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का मकसद ये है कि हर चीज़ के रेट जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल इस्तेमाल होता है और फ्यूल के जब नर्ख बढ़ेंगे तो हर चीज़ लामहला उसमें इजाफा होगा। तो ये तो बुनियादी चीज़ महंगाई की समझी जाती है कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। दूसरी ये आपने अभी इनसे बात की, इनकी गुफ्तगू में भी वही फ्रस्ट्रेशन दिखाई दी है मुझे, माफ़ कीजिएगा, जो कि दीगर आम तौर पे शहरियों की है। जी जी। यानी अब इस कदर महंगाई कर दी है और इस कदर तेज़ी से महंगाई हो रही है कि आवाम की सोचने समझने की सलाहियत जो है वो मफलूज होकर रह गई है कि मसले का हल किस तरह निकलेगा, क्या होगा आगे जाकर। हर आदमी जो है वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से जो है ख़दशात से दो चार है।
जहनी तनाव में, मुख्तलिफ अमराज में इसकी वजह से इजाफा हो रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि महंगाई की वजह से आप अपना पेट नहीं भर सकते, महंगाई होने की नतीजे में आपको उसके कई, जिस तरह के आपने कहा कि आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, वो सेहत के हवाले से भी आते हैं। टेंशन बढ़ती है, जहनी दबाव बढ़ता है, ब्लड प्रेशर के मरीजों में इजाफा होता है, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, इवन के लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। ये केस भी रिपोर्ट हुए हैं कि बिल्कुल आपने सही कहा, कई ऐसे चीज़ें हैं जो इससे जन्म ले रही है। जराइम में जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ जहरा रज़ा और चलेंगे अब अपनी अगली स्टोरी की जानिब। बात करेंगे कराची शहर की और आपको बताएं कि कराची में जराइम लाहौर से कम है, ऐसा कहना है कराची पुलिस एडिशनल आईजी गुलाम नबी का। उनका कहना है कि कराची से ज़्यादा जो क्राइम है वो लाहौर में हो रहा है, क्योंकि लाहौर में सालाना 2 लाख से ज़ायद क्राइम की वारदातें होती हैं। एडिशनल आईजी गुलाम नबी ने FIR की फौरी रजिस्ट्रेशन करने का भी हुक्म दिया है और कहा है कि जो मुकदमात हैं वो दर्ज नहीं होते, जिसके बायस फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया जाता। तो अब जितनी भी पुलिस के जो थाने हैं उनको ये हिदायत जारी कर दी गई हैं। जी, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आप बताइएगा रिजवान साहब। ज़रा आपकी बात का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले इस स्टेटमेंट के बाद शहरियों का जो रद्द-ए-अमल आया वो मैं आपको बता दूं कि वो कोई सर पीट रहा है और कोई जो है वो इस पे कहके लगा रहा है। बहरहाल बात एक तरीके से अगर टेक्निकी लिहाज से देखा जाए तो दुरुस्त भी है। उसकी वजह यह है कि पंजाब साइड और ख़ास तौर पे लाहौर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जराइम की शरह जो है वो कराची से डिफरेंट है। वहाँ पे जो ख़ानदानी झगड़े हैं, उसके अलावा रेप केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, ज़ाती दुश्मनियों के साथ साथ जायदाद के झगड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो क्राइम रेशो वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन शहरियों को खंगालने के हवाले से, उनके मालो मता से उनको महरूम करने के हवाले से कराची पाकिस्तान भर में सर फहरिस्त है। उसकी वजह सिंपल सी ये भी है कि सबसे बड़ा शहर है ये पाकिस्तान का, 3 करोड़ के लगभग आबादी है। यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का जन बेकाबू है। कराची में जितना स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट होता है इतना पाकिस्तान भर में कहीं रिपोर्ट नहीं होता। तो इस हवाले से जो ये अगर आप तफरीक करें कि जराइम किस किस हवाले से होते हैं तो उस हवाले से तो लाहौर सर फहरिस्त है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम और लोगों से लूट मार जो हो रही है उस हवाले से कराची मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे टॉप पर। तो शहरी ज़्यादा हैरान ना हो, क्योंकि बहुत सारे जराइम के जो मतलब बहुत सारे जुर्म होते हैं अलग अलग नौयत के। तो कराची की अगर बात करें तो स्ट्रीट क्राइम्स नो डाउट कराची में बहुत ज़्यादा हैं। और अब एडिशनल आईजी की जानिब से कहा जा रहा है कि कोई भी शख्स अगर मुकदमा दर्ज कराने आए, FIR दर्ज कराने आए तो फ़ौरी तौर पर उसका जो है अंदराज कर लिया जाए, क्योंकि उसमें भी लाइन लगती है और एक लाइन ना भी हो तो FIR नहीं दर्ज होती। बड़ा ही एक क्या कहेंगे आप इसको कि FIR दर्ज कराने के लिए भी आपको जो है सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सोर्स आपकी जो है वो सियासी भी हो सकती है जी, और करेंसी की सूरत में भी हो सकती है। और अमूमी तौर पे तो करेंसी की सूरत में ही होती है। जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपकी FIR नहीं कटती है। इतने आपको कायदे कवानीन और इतना आपको जो है वो ख्वार कराया जाता है कि आम आदमी का मतलब पुलिस और पब्लिक में जो एक ताउन की फ़िज़ा है वो इतने बरस गुजरने के बावजूद बहाल नहीं हो सकी है। आज भी थाना कल्चर के बारे में स्ट्रीट क्राइम होता है शहर में, हज़ारों ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। रिपोर्ट ना होने की वजह क्या है? वो वजह यही है कि जो पुलिस पर एतमाद है आवाम का वो एतमाद ना होने के बराबर है। उस एतमाद को आप बाहर नहीं कर सके। कई मरतबा पुलिस रिफॉर्म्स की भी बात हुई, फिर उसके बाद कायदे कवानीन भी तब्दील किए जाते रहे, लेकिन पुलिस और आवाम के दरमियान जो दूरियां हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सका। ये FIR के हवाले से ये कोई नया या झूठा बयान नहीं है। इससे कबल भी जो भी सरबराहान आए महकमा पुलिस में, उनकी जानिब से यही रिवायती जो है वो अहकाम जारी होते रहे। जी बिल्कुल, फोटो सेशन हुए, इस पर बयानात आए, 1-2 केस में जो है वो आवाम को रिलीफ भी मिला, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं उसको दूर रस नताइज पर और 100% नताइज पर मबनी
जो है वो रिज़ल्ट के साथ अगर सोच के बनाएं, नेक नियति के साथ, तो आप अवाम और पुलिस की दूरी को ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सही। और ग़ुलाम नबी साहब का ये भी कहना है कि आवाम से उन्होंने अपील की है कि जो वो रिपोर्ट करें इसको और जराइम पेशा अनासिर की निशानदेही करें ताकि ये जो जुर्म है उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन फिर अगेन वही बात कि आवाम का भरोसा, आवाम किस तरह भरोसा करे? जो पुलिस कल्चर है, थाना कल्चर है, आवाम तो जाते हुए जराइम में मुलविस हैं। आपके पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकार उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं जराइम पेशा अपराध की, बराह रास्त भी इन्वॉल्व हैं। कई केसेस ऐसे हुए हैं, चोरियों, डकैतियों, स्ट्रीट क्राइम में वीडियोस देखी कि किस तरह से जो बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम में किडनैपर्स भी जो हैं वो छूट गए, पुलिस से भाग गए, फरार हो गए और वो मॉल्स में आराम दोबारा उन्होंने जंग कर। देखिए, आपको अपनी जुडिशरी में जो है वो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक पुलिस अगर जद्दोजहद करके किसी नामी गिरामी क्रिमिनल को पकड़ती भी है तो वो अदालत से किसी ना किसी तरह रिलीफ पाकर फिर आ जाता है, उसके हौसले बुलंद होते हैं और वो दोबारा से अपने काम पर लग जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको अपने अदलिया में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कायदे कवानीन को चेंज करने की ज़रूरत है, लोगों के रहन सहन में बारह ये कहता हूँ कि लोगों के रहन सहन और उनके मिजाज के मुताबिक कानून बनाने की ज़रूरत है। कानून साजी के साथ साथ आपको पुलिस में जो है फौरी तौर पर एक मेजर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। फौरी तौर पर स्क्रूटनी, सिर्फ नाम की स्क्रूटनी ना हो, हकीकी मायने में स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है। ईमानदार अहल अफसरान जो है वो लाने की ज़रूरत है और इससे बढ़कर सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो इतना फैसिलिटेट कर दे कि पुलिस एहलकार जो है वो रिश्वत लेने या गलत काम की तरफ माइल ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पुलिस की जो फैसिलिटीज़ अगर देखें तो वो भी बहुत कम है और जिसके बायस वो लोग रिश्वत अपने जो है घर का जो भी खर्चा है वो चलाते हैं। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब, बात करेंगे कराची की। और इस वक्त कराची में गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं उसके ख़िलाफ़ कई इलाकों में इस वक्त ऑपरेशन जारी है। कराची के 3 अज़ला में भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें ज़िला शर्की, ज़िला वस्ती और ज़िला जुनूबी के अहम मकामात शामिल हैं। इसमें गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, बादशाही रोड के अहम मकामात शामिल हैं। ऑपरेशन में फुटपाथ पर बनाई गई दुकानें, चबूतरे, सीढ़ियाँ और दीवारों को मिसमार किया गया है। हैवी मशीनरी का भी का इस्तेमाल भी किया गया है। जी रिजवान साहब, हमेशा हम देखते हैं अक्सर कि कराची में तजावुज़ात के ख़िलाफ़, गैर कानूनी जो तजावुज़ात बना ली जाती हैं उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहता है। फिर वही सवाल कि जब ये चीज़ें बन रही होती हैं, जब ये सीढ़ियाँ लगाई जा रही होती हैं, चबूतरे बनाए जा रहे होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं पुलिस इसको कंट्रोल करती? देखिए, बहुत आपने अच्छी बात की। कई बरसों से हम देख रहे हैं कंटिन्यू बेस पे, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जब से आए तो उस पर ये तजावुज़ात के ख़िलाफ़ सड़कों को कुशादा करने के हवाले से सॉफ्ट एनक्रोचमेंट और हार्ड एनक्रोचमेंट, फुटपाथों को वागुज़ार कराया जा रहा है। लेकिन दूसरे ऑर्डर भी थे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कराची की गली मोहल्लों की सतह पर भी जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का आगाज़ किया जाए। कई गलियां ऐसी हो गई हैं जहां से 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बैक वक्त गुजर सकती थीं, आज वहां पर एक साइकिल गुजरना भी अज़ाब हो गया। ऐसा नहीं है कि ऐसा शहर में ना हुआ हो। इससे पहले मलिर जाफ़र तैयार में मलिर टाउन की इंतज़ामिया ने एक ऑपरेशन किया था, गलियों को कुशादा किया था और बहुत बेहतरीन इलाके में तब्दील कर दिया। हम बारहा कहते रहे कि ये जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है ये सॉफ्ट एनक्रोचमेंट और ये एक तरह से नुमाइशी इक़दामात हैं, जिसकी आपने ख़ुद जो है वो तौसीक़ कर दी है कि ये ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन होने के चंद घंटे के बाद ही वो तजावुज़ात दोबारा लगी हुई होती हैं। चेक एंड बैलेंस जो है वो हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन कई बरसों के बाद इस मरतबा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कुछ सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही है। असिस्टेंट कमिश्नर हैं सब डिवीज़न लियाकताबाद की सना तारिक सैयद, उनकी जानिब से मुसलसल ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन करने के बाद जब दुकानदारों ने दोबारा तजावुज़ात बढ़ाई, वार्निंग दी गई उनको वार्निंग पर भी जब वो बाज नहीं आए तो दुकानें सील कर दी गई। तो फॉलोअप ज़रूरी है। ये तो हो गई मेन चाराहों की बात, लेकिन शहर को बड़े पैमाने पर मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत है जो कि सियासत की नज़र हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो सियासी होती है। सियासी हुकूमत कभी नहीं चाहती कि वो जो है वो शहरियों के जो एक्स्ट्रा लैंड है उनको गिराए या उनके घरों को गिराए, इस तरह वोट बैंक मुतासिर होता है। तो इसके लिए एक आज़ाद अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है जो कि अदालत के ज़ेर साया काम करे और वो तमाम बिला सियासी और किसी भी किस्म की तफरीक के जो है ऑपरेशन करे। इस ऑपरेशन के आगाज़ के लिए भी माहिरीन ये कहते हैं कि अंधाधुंध शहर में कार्रवाई करना दुरुस्त अमल नहीं है। आप यूसीस को ले लें, एक मॉडल यूसी बनाएं, वहाँ से इंक्रोचमेंट रिमूव करें, उसके बाद दूसरी यूसी में जाएं। तवील ज़रूर होगा लेकिन इस तरह आप जो है एक मुस्तहकम अंदाज में जो है शहर को इंक्रोचमेंट से रिमूव कर सकते हैं और उन
अफसरान को, उन जिम्मेदारान को, उन इदारों को भी पाबंद किया जाए जो कि इस बात की जिम्मेदारी है, उनका काम है कि तजावुज़ात दोबारा ना लगने दी जाएं। अगर अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई तो मैं ये समझता हूँ कि आए दिन जो है वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही आपने कहा, फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। मज़ीद बात करेंगे, फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इसे। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में और चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज से कोई भी गैर कानूनी चार्ज्ड पार्किंग नहीं चलने दी जाएगी। ताहा सलीम का मज़ीद कहना था कि बल्दियाती खदमात की फराहमी के उमूर के हवाले से एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हमारी कोशिश है कि तमाम इदारे एक पेज पर आ जाएँ। वसाइल की कमी है, महदूद वसाइल में लोगों की मुश्किलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने ये बात की। इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? अभी डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल से अब वो एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल भी बन गए हैं, जिसके बाद जी लेकिन देखें, ये चूँकि मैं थोड़ा सा वक्त चाहूँगा इस पे जवाब के लिए। उसकी वजह ये है कि ये सूबे का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से ज़िला है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होने के बाद ताहा सलीम की अब तक की जो कारकर्दगी है उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत बेहतरीन कारकर्दगी रही और उस कारकर्दगी ने दीगर 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी को पछाड़ दिया। अच्छा। लेकिन उनकी जो कारकर्दगी रेवेन्यू के अफसर की हैसियत से, डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से और उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स की या मुख्तियारकारों की जो कार्रवाई रही, वो उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी उसमें किसी फ़ंड की ज़रूरत नहीं थी। मिसाल के तौर पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से बहुत अच्छा काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और कंटिन्यू बेस पे हो रहा है जी। उसके अलावा दूसरा जो सबसे अहम कार्रवाई इनकी जानिब से सामने आई है वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के साथ मिलके अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई वो भी एक बड़े इक़दाम के तौर पर सामने आया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो बाकायदा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से लॉन्च हुआ है, उस पर भी काम होने जा रहा है। क्राइम के रेशो, उम्मीद है कि अगर ताहा सलीम जैसे अफसरान रहे तो इंशाल्लाह क्राइम रेशो भी कम होगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। अब जब इन्हें चार्ज मिला है एडमिनिस्ट्रेटर का जो कि बल्दियाती खिदमात के हवाले से, बल्दियाती तो इनकी यही कारकर्दगी देखते हुए इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल बनाया गया। जी बिल्कुल बनाया गया, लेकिन देखिए बहुत फ़र्क है। डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से जो खिदमात इन्होंने फराहम की उसके लिए फ़ंडिंग की ज़रूरत नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, शाराएँ गायब हैं, फुटपातें टूटी फूटी हैं, लिंक्स रोड बर्बाद हैं, पार्कों की भी बदहाली थी लेकिन उस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने जो है कमान संभाली है तो कुछ थोड़ी सी बेहतरी पार्कों और खेल के मैदानों में आना शुरू हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, ये सारे मामलात हैं, इसके लिए फ़ंड की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सूरत हाल जो है वो कल मैंने डीसी साहब से भी कह दिया था कि आमदनी 98 और खर्च रुपया वाली सूरत हाल है। तकरीबन उनको जो माहाना शेयर मिलता है वो 24.5 करोड़ के करीब है। 26 करोड़ रुपए सिर्फ तनख्वाहें हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से हर साल बजट के मौके पर तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन जो DMCs हैं, बल्दियाती इदारे हैं, उनके माहाना शेयर में इजाफा नहीं किया जाता। मरून मिन्नत हैं उस शेयर पर सारी तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से। तकरीबन 10.5 हज़ार के करीब मुलाजमीन हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के और 15 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद फंडिंग की कमी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं जहरा रज़ा और अब बात करेंगे कराची के मसाइल के हवाले से और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि कराची के इलाके कयूमाबाद से जो रोड कनेक्ट करती है महमूदाबाद, वहां पर खड़े हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी मोहम्मद ज़ुबैर, हमें बताइएगा क्या सूरत हाल है, जिस जगह आप खड़े हुए हैं क्या वो इलाका किस मसाइल से दो चार है? बहुत शुक्रिया ज़हरा आपका। यकीनन शहर कायद के बेशतर सड़कें जो हैं ज़बहाली का शिकार हैं, खस्ताहाली का शिकार हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कयूमाबाद और महमूदाबाद से मुत्तसिल सड़क पर और यहाँ पर ये जो सड़क है, यकीन करें यहाँ पर बड़ा
दुश्वारी का सामना यहाँ पर शहरियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सड़क वैसे ही खस्ता हाली का शिकार है और सड़क पर मौजूद गड्ढों के बाइस यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाती है। तहम शहर कायद के अक्सर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम भी धर्म भरम है, तो ये इलाका भी उन्हीं में से एक है कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम नाकिस होने के बायस यहाँ पर घरों में सीवरेज का पानी मौजूद है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तहम यहाँ पर इस इलाके में इस सड़क पर मस्जिद भी वाक़ है, तो नमाजी को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी को ये गुजारिश है इंतज़ामिया से कि बराए मेहरबानी ज़रा होश के नाखुल लें और बराए मेहरबानी इस इलाके पे ज़रा अपना करम करें, क्योंकि शहरियों का ये कहना है कि हम काफ़ी अरसे से इंतज़ामिया को दरख्वास्तें दे रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। ताहाल ये सड़क इतनी खस्ता हाली का शिकार है कि ये मुंजा दौड़ों का मंजर पेश करने लगी है, किसी वीराने का मंजर पेश करने लगी है। तो शहरियों को ये इंतजा है इंतज़ामिया के से कि बराए मेहरबानी ज़रा आप करम फरमाई इस इलाके में। यकीनन ये जो सड़क है इंतज़ामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। ना कि सिर्फ सड़क खस्ता हाली का शिकार बल्कि सीवरेज का पानी भी मौजूद, जिसके बाद यहाँ पर रात में स्नैचिंग के वाक़यात भी रूनमा हो जाते हैं। तो बस इंतजा यही है शहरियों की कि बराए मेहरबानी इंतज़ामिया ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर हमें अपडेट कर रहे हैं। कराची की सड़क कयूमाबाद से जो कनेक्ट होती है महमूदाबाद की तरफ, वहाँ पर जो इस वक्त सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं और जो मसाइल हैं जो आवाम वहाँ से गुजरती है उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इंतज़ामिया से यही हमारी दरख्वास्त है कि इस पर नज़रसानी करें और फौरी तौर पर इसको बनवाया जाए। वहाँ के जो कचरा है और गटर की सूरत हाल है वो सब बेहतर की जाए। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है माल का हाल, जिसमें हम आपको बताते हैं डिफरेंट करेंसी रेट्स। तो जानते हैं कि आज डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या हैं। जी, ये तो था माल का हाल। इसके बाद हम एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, आंखों के मसाइल के हवाले से। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट कराची टैलेंट का, जिसमें आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको कराची की एक होनहार और बहादुर लड़की से, जिन्होंने एक नई फिल्म बनाई है और ये उनकी पहली फिल्म है और इस फिल्म में उन्होंने औरतों के हुकूक को उजागर किया है। बात कर रही हूँ मैं माहीन बलोच की, जिनका ताल्लुक़ कराची के इलाके लियारी से है और इससे पहले वो एक फाउंडेशन भी चला रही हैं जिसमें वो बच्चों को मंशियात और जराइम की लत से बचाने के लिए उनको तालीम दे रही हैं। और इस मूवी के हवाले से उनसे जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसका ट्रेलर, जिसका नाम है द मिरर ऑफ लाइफ। मुझे पैसे चाहिए अभी और इसी वक्त। परेशानी की जरूरत नहीं है सैफ भाई, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस लड़की कुंवारी होनी चाहिए। उसे देख रहे हो? वो जी। खबरदार मेरे मामले में नहीं आवे बीच में, समझ गया? हाँ मैं जिंदा, हाँ तू जी, ट्रेलर आपने देखा द मिरर ऑफ लाइफ, जिसका ट्रेलर बाकायदा तौर पे यूट्यूब पर रिलीज़ कर दिया गया और फिल्म की जो नुमाइश है वो 28 फरवरी को कराची के आर्ट काउंसिल में की जाएगी। इस हवाले से बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है माहीन वहीद बलोच ने। अस्सलाम वालेकुम माहीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं माहीन? बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। माहीन, मुझे बताइए, इस पहले भी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, फाउंडेशन रन कर रही हैं, उसमें बच्चों को पढ़ाती हैं, लियारी के इलाके जहाँ पर एक मुश्किल काम था ये सब करना, और अब आपने एक नई फिल्म भी बनाई है जिसमें आपने जो ख़वातीन हैं उनके हुकूक को उजागर किया है। तो इस फिल्म के हवाले से बताइए हमें। ये फिल्म बेसिकली मैंने इसलिए बनाई है ताकि हम आर्ट के साथ अपने मैसेज को आगे लेकर जाए। और मैं खुद थिएटर आर्टिस्ट थी, मैंने काफ़ी साल पहले मैं थिएटर ग्रुप बनाया, मैं थिएटर करती थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि हम डिजिटल वर्ल्ड में भी आए। तो मैंने बाकायदा इसके ऊपर पढ़ाई की, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म के बारे में, फिल्म कैसी बनती है, स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी एक फिल्म बनाए, और ये फिल्म एक फिल्म नहीं है बल्कि एक मैसेज है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि अभी हम 2022 में हैं, अभी तो हमारे पास अभी भी वुमेन इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि हम बात नहीं कर सकते, बहुत से टैबूज ऐसे हैं कि जिसपे हम बात नहीं कर सकते। तो मैं चाह रही थी कि हम अभी इतने आगे निकल गए हैं तो हम इन चीजों को और हाईलाइट करें ताकि ये प्रॉब्लम आगे हमारी जनरेशन फेस ना कर सके, क्योंकि पास्ट में जो हो गया वो हम सबने देखा है कि बहुत से मसाइल पे हम बात कर चुके हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि फ्यूचर में हम चेंज लेकर आए। तो ये फिल्म मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म चेंज लेकर आएगी, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। सही। अच्छा माहीन, मुझे बताइए कि ये फिल्म का जो डायरेक्ट भी इसको आप खुद कर रही हैं और उन्वान भी आपने खुद लिखा है, तो बेसिकली कौन से इश्यूज हैं जिनको इसमें हाईलाइट किया गया है? बेसिकली ये फिल्म रियल कहानी के ऊपर है। ये हानी बलोच की बुक से मैंने इसको लिया है। इसमें हम अर्ली चाइल्ड मैरिज पे बात करते हैं, हम वुमेन इश्यूज पे बात करते हैं, और भी बहुत से एजुकेशन के मसाइल से इसमें, लेकिन ये है रियल कहानी। अगर आप लोग मैं ये कहना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि आप 28 को हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस फिल्म को बाकायदा देख सकते हैं। और साथ ही जब मैंने इसे डायरेक्ट किया तो बहुत से चैलेंजेस थे, क्योंकि जब आप थिएटर फील्ड से आते हो तो आपको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपको लोग समझ नहीं पाते कि आप किस तरह से फिल्म लिखोगे। तो इसको 1 से 1.5 साल तक मैंने सिर्फ इसकी स्टोरी को फाइनल किया, इसकी स्टोरी पे काम किया। और बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में हिम्मत है तो आप काम कर सकते हैं। मुझे याद है कि लोगों ने बहुत डिग्रेड भी करते थे, लेकिन लोग मोटिवेट भी करते थे, और साथ में मेरी फैमिली मेरे साथ थी। इन तमाम मतलब ये पूरे टाइम में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, और आज उनकी वजह से ये फिल्म में लेकर आई हूँ। सही। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले ही आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रही हैं जिसमें आप बच्चों को फ्री तालीम और उनकी तरबियत देती हैं मंशियात के हवाले से, जो मंशियात के आदी हो जाते हैं, जिनको लत हो जाती है, उनको छुड़ा कर फिर तालीम की तरफ लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर उसके बाद अब जब आप ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनके बारे में फ़िल्म बना रही हैं, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, फाउंडेशन तो तब हमने स्टार्ट किया तो ये चीजें मैंने खुद फेस की हैं। एजुकेशन का अगर मसला हो तो मैं बात करूं कि ये सिर्फ लियारी का मसला नहीं है, बल्कि ये ऑल ओवर कंट्री का हमारा मसला है कि स्टूडेंट को उनकी रिसोर्सेज नहीं दी जाती, उनको बेसिक राइट्स हमें नहीं पता है। तो जब मैंने देखा कि मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मेरे पेरेंट्स मुझे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं उसे यूज करूं। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि बच्चों को कुछ चीजें मिलती हैं लेकिन वो उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो उसे शेयर नहीं कर पाते। तो मैंने इसलिए इस फाउंडेशन को बनाया ताकि मुझ जैसे और भी बच्चियां हैं जो कि काम कर रही हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि मैं अपनी चीजों को आगे तक शेयर करूं। और उसी छोटे से काम की वजह से आज मिस्ताक फाउंडेशन आप सबके सामने है। हम मिस्ताक फाउंडेशन में बच्चों को एजुकेशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, और उन्हें बहुत सी चीजें प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो बुरे काम से बच जाए। देखिए, बात ये है कि अगर आप उनको अच्छे प्लेटफॉर्म दोगे वो कभी भी बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। सही। अगर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं लत में लग जाएंगे, वो उन्हीं काम में लग जाएंगे। तो मेरा ये काम था कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे से फाउंडेशन के जरिए उन बच्चों को बिजी रख सकूं, उनको अवेयर कर सकूं, और उनको एक ऐसी प्लेटफॉर्म दो ताकि वो अपने करियर बना सके, ताकि वो बच्चे आगे निकल सके। और इसी काम के जरिए आज लियारी तो वैसे भी टैलेंट का घर है, लेकिन की वजह से बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गए, बहुत से बच्चे कॉलेज तक पहुंच गए। अभी बहुत सी लड़कियों ने अपने छोटे छोटे बिजनेस किए हैं। तो इस वजह से मैं चाहती कि हम आप फिल्म इंडस्ट्री पे भी काम करो, क्योंकि हमारे पास आर्ट में हम कितने आगे हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे पास। अगर मैं देखूं कि ये फिल्म को बनाने में
बहुत सी मुश्किलात थी, लेकिन जो आर्टिस्ट ने मेरे साथ काम किया, कुछ बलोच आर्टिस्ट थे, कुछ बाहर से हमने आर्टिस्ट लिए, तो उन जी, सबको कास्टिंग के हवाले से भी मिला- मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपने टैलेंट जो है वो इसमें सेलेक्ट किया और कौन कास्ट क्या है इस फिल्म की? कास्टिंग हमने इसमें हर तरह के लोगों को हमने लिया, हमने अप्रोच किया, हमने उर्दू स्पीकिंग लोगों को भी लिया, बलोच कम्युनिटी से भी लिया, आज और भी कम्युनिटी से हमने इसको लिए। लेकिन सबसे पहली जो लड़की मेरे साथ खड़ी थी वो मेरी अपनी सिस्टर माइकान, जो कि हर वक्त मेरे साथ थी। हाँ। इसके बाद मैंने और सागर जो से मेरी फिल्म इंडस्ट्री, बलोच फिल्म इंडस्ट्री का दोस्त थे, तो उसने और मैंने साथ मिलके ऑडिशंस लिए, हमने लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। कुछ लोग तो मुझे जानते भी थे, कुछ लोग हमने बाहर से लिए जो कि अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कास्टिंग हुई। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ जितने भी कास्ट ने काम किया उन्होंने वॉलंटियर बेस पे काम किया। मतलब ये एक बहुत ही अचीवमेंट थी हमारे लिए। जैसे मैं उनके लिए करती हूँ, जैसे मैं भी अगर कोई प्रोग्राम होता है या कुछ काम होता है तो मैं अक्सर उनको अप्रिशिएट करने, उनको सपोर्ट करने जाती हूँ। तो इस फिल्म के टाइम तो वो हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा बजट नहीं था, हमारे पास इतनी चीजें नहीं थी, तो जो भी चीजें से हम रेंट पे लेकर आते थे, सेट बनाना, कैमरा लेकर आना, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसको हम प्रोफेशनल वे पे शूट करें। तो हर चीज हम रेंट पे लेकर आते थे, उसका सारा बजट सर अब्बास देखते थे जो कि हेड है अरीना मल्टीमीडिया के, मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ। मतलब ये इस तरह से ये फिल्म बनी। सही, ठीक है। तो माहीन, अब ये हम मूवी जो है वो आर्ट्स काउंसिल में देख सकेंगे 28 फरवरी को? बिल्कुल जरूर, मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जरूर आए, इस फिल्म को देखें, क्योंकि ये एक फिल्म नहीं है बल्कि ये एक मैसेज है हम सबके लिए, और इस मैसेज को हम आगे लेकर जाएं। क्योंकि मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मैं अभी यूनिवर्सिटी में जब रिसर्च कर रही थी डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री, तो अभी भी हमारे मुल्क का नाम सबसे पीछे आता है। वो क्यों? क्योंकि हम उन चीजों पे बात नहीं करते, या अगर हम बात करते भी हम उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते। तो अभी हम 2022 में आगे 5 साल पता नहीं क्या होगा, हमारे जनरेशन किस तरह से चीजें फेस करेंगे। तो अभी हमें आगे निकलना है, अभी हमें आगे उठ के काम करना है। और बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यूथ जो भी एक्टिवली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो कि एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो चीजों को यूटिलाइज करना सीखे, वो उन्हें आगे लोगों तक पहुंचाना सीखे, वो हमारे साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हम लियारी से बाहर मिस्ताक फाउंडेशन को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं सिंध विजिट कर चुकी हूँ, बलूचिस्तान विजिट कर चुकी हूँ, एजुकेशन का मसला हम सबका मसला है। ये सिर्फ लियारी का, मेरे घर का मसला नहीं है, बल्कि हर जगह में चाइल्ड लेबर हमें पाए जाते हैं। हर जगह पे लोगों को, बच्चों को तालीम इवन नहीं दिया जा रहा, बच्चे चाइल्ड लेबर है, बच्चे मिसयूज हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों को और आगे प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएं, और जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, अगर वो भी पढ़ रहे हैं तो वो भी अपने चीजों को आगे तक शेयर करें, हमारे साथ मिलकर करें, अपने साथ करें। क्योंकि 100% चेंज पे आप वेट नहीं कर सकते, या आप ये वेट करेंगे कि कोई बाहर से आएगा। मैं कहती हूँ बाहर से कोई नहीं आएगा, आप बाहर निकलेंगे तो लोग आपके साथ होंगे। मैं बाहर निकली, द मिरर ऑफ लाइफ आपके सामने, मैं बाहर निकली, मिस्ताक फाउंडेशन आपके सामने है। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने माहीन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और वाकई कतरा कतरा बन के ही जो है वो दरिया बंद, हम सबको आगाही और जो अवेयर करने की ज़रूरत है। और बहुत ही महदूद वसाइल में रहते हुए माहीन बलोच ने ये मूवी बनाई है, और इसमें जो ख़वातीन हैं उनके इशूज़ को उजागर किया है। तो आप लोग ज़रूर 28 फरवरी को आर्ट्स काउंसिल में जाकर देखिएगा, इसकी नुमाइश जारी होगी। प्रोग्राम के इस हिस्से का, प्रोग्राम का ये जो सेगमेंट है, इसके अलावा हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से, आँखों के मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का ग्लासेस होना चाहिए, ख़ास तौर पे जो 24 घंटे जिनकी नज़र कमज़ोर है, जिनको लगाना पड़ता है, बच्चों के आँखों के क्या मसाइल हो सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं जहरा रज़ा और चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ जो कि रिलेटेड है आपकी सेहत से। आज बात करेंगे हम आँखों की सेहत के हवाले से, जो कि अल्लाह ताला का, आँखों की अगर बात की जाए तो नो डाउट ये एक बहुत ही अजीम तोहफ़ा है जिससे हम कुदरत के तमाम मनाज़र को देखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हम देखें तो हर कोई आँखों की बिनाई के मसले के हवाले से जो है वो परेशान है, दो चार है। नज़र की कमज़ोरी जिसको हम
कह सकते हैं, ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में ख़ास तौर पे ये देखने में आ रही है। इसकी कई वजूहात हैं। स्क्रीन टाइम की अगर बात करें तो बच्चों का यूजेज बहुत बढ़ गया है। एक तो कोरोना के दौर में जो हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो गए, उससे भी इसके अलावा जो मोबाइल उनका यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है। बच्चे घंटों घंटों जो है मोबाइल्स पर, लैपटॉप्स पे या टीवी पे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, कार्टून्स देखते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनका असर है उनकी आंखों पे पड़ता है और आई साइट जो है उनकी कमज़ोर हो जाती है। और एक बड़ा मसला ये भी है कि वो लोग जो कि मुसलसल चश्मा लगाते हैं, यानी 24 घंटे जब भी वो पढ़ें जाएं उनको ज़रूरत होती है और बग़ैर चश्मे के उनका गुजारा नहीं होता, तो वो किस तरह के ग्लासेस इस्तेमाल उन्हें करने चाहिए और लो क्वालिटी अगर कोई ग्लास यूज़ करता है तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इन सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अयाज ख़ान ने, जो कि सीनियर एक्टर हैं, कमेडियन हैं। और आपको बताएं कि एज एन एक्टर तो हम सब ही उन्हें जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि वो एक इंजीनियर भी हैं। NED से उन्होंने इंजीनियरिंग की और वो गुज़िश्ता 32 सालों से अपना ऑप्टिशन का जो बिज़नेस है वो भी रन कर रहे हैं और उनको बड़ा इस पर तजुर्बा है। तो इस हवाले से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज ख़ान साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया अयाज ख़ान साहब, आपने हमें वक्त दिया। और आँखों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप तो बेहतरीन एक्टर हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में ख़ास तौर पे आई साइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 2 साल, और बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे उनको लगे हुए हैं और यकीनन आपके पास आते होंगे। तो क्या समझते हैं आप, क्यों, क्या वजह है जो इसमें इजाफा हो रहा है? देखिए, बात यह है कि आई साइट तो कुछ तो फैमिली इनहेरिट भी होता है कि अगर पेरेंट्स को लगा होता है चश्मा तो बच्चों को लग जाता है। एक तो ये वजह तो है ही, जो कि फिर ये समटाइम जो आजकल जो प्रैक्टिस है उसमें ये है कि जो खा पी रहे हैं बच्चे, जो उनकी फूड है जैसे जंक फूड बहुत ज्यादा, और थ्रू आउट जो वो उनका जो है यूजर है वो ऐसे, आप ये समझे कि जब वो मुसलसल स्क्रीन के सामने होते हैं तो उसकी एक अपनी एक लाइट भी होती है जो अफेक्ट करती है आंखों पे। साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि पेरेंट्स बड़े परेशान भी आते हैं। कुछ लोगों के नंबर, बच्चों के काफी ज्यादा नंबर होते हैं और ये नहीं, पैदाइशी तौर पे भी प्रॉब्लम हो रहा है। और जो बच्चे थोड़े से 3-4 साल की उम्र में भी होते हैं। अच्छा, हम बहुत से सिम्टम्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स जो है थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं, समझे, जहन भी नहीं आता कि बच्चे कभी कभी चीजों को आंखें छोटी कर करके देखते हैं। समटाइम वो अपने ऑब्जेक्ट पे करीब होके जब देखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो उसको फोकस कर रहे होते हैं किसी चीज को। तो ये इस तरह के ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें हम, और कभी कभी से एक आंख जो लेजी आई हो जाती है, दूसरी आंख सपोर्ट कर रही होती है, तो बच्चे नहीं बता पाते। लेकिन स्कूल में समटाइम जब कुछ चेकिंग होती है, हमारे यहाँ से भी कभी कभी में जब देखते हैं हमारे स्टॉल लगते हैं जब मुख्तलिफ स्कूलों में, तो हम उसमें भी फिर जब चेक करते हैं तो माँ बाप को यकीन ही नहीं आता कि हमारे बच्चे की एक साइड का नंबर 4 है और एक का बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसमें माँ बाप थोड़ा सा, मैं यही कहूँगा, इसमें हम और आप सब शामिल हैं कि हम अपने बच्चों को जहाँ वक्त देते हैं, हम वक्त कम देते हैं, हम उनको मोबाइल दे देते हैं। बिल्कुल, हम खाते वक्त भी उनके आगे मोबाइल रखा होता है, स्मार्टफोन रखा होता है। और उसके अलावा भी आप जब देखें उनको कोई रो रहा है तो उसको ये मतलब ये एक ऐसा खिलौना बना दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वो खिलौना है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पैदा ये कर रहा है कि लोगों में हमने देखा है कि एक अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है बताना, लेकिन चश्मों के ऐसे से स्क्विंट के केस भी हैं। कुछ को स्क्विंट जो होते हैं बच्चे, वो एक बड़ा इशू होता है। उस इशू में करना पड़ता है कि हम उसको बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं कि जी एक छोटी उम्र में बच्चों को स्क्विंट का भी इलाज किया जाए। वो ग्लासेस से होता है, एक पे पैच लगा देते हैं, तो वो एक अलग इशू है। वो फैमिली में भी होता है, इंटर मैरिज जो होती है उसमें भी, जो जनरेशन है उसमें भी ये इश्यूज होते हैं। सही, तो ये सब आते रहते हैं इस तरह के केसेस। सही, ये तो आपने बताया कि किस तरह के आपके पास जो है केसेस आते हैं। अच्छा अयाज खान साहब, अगर मैं पूछूं कि जैसे आपने बताया कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी बच्चे की एक साइड बिल्कुल ठीक होती है, दूसरी आंख माइनस में भी होती है, तो इन ऐसे बच्चों के लिए किस किस्म के ग्लासेस बनाए जाते हैं? एक मिरर नॉर्मल होता है, दूसरा माइनस में, किस तरह से होते हैं? नहीं, देखें वो ग्लासेस वही होंगे जो क्वालिटी ग्लासेस, जो मल्टी कोटेड ग्लासेस कहलाते हैं, ब्लू कट लेंसेज कहलाते हैं। ग्लासेस दोनों के सेम होंगे।
क्योंकि उसमें देखें ना, प्लेनों में भी होता है ना, एक में पावर होगी एक में पावर नहीं होती। लेकिन ग्लासेस की क्वालिटी का तो खास तौर पे पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए। समटाइम लोग लो क्वालिटी वो कहते हैं नीचे चलो यहाँ से सस्ता मिल रहा है। देखिए आंखों से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। हमें ये बताना समझाना पड़ता है कि आप फ्रेम भले सस्ता लें लेकिन ग्लासेस की क्वालिटी में गड़बड़ भी हो रही है, लोग कर रहे हैं। तो उसका मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर आप अच्छे ग्लासेस या पैसे ज्यादा लेके अगर अच्छे ग्लास, तो हमको 32 ईयर्स अगर हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन, हमारी सर्विसेज हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया से हमारे पास व्हाट्सएप पे लोग अपने फ्रेम के साइज, बच्चों की उम्र ये बताते हैं। हम यहाँ से उनको सारे सैंपल भेजते हैं या उनके फोटोग्राफ भेजते हैं। तो ये थ्रू आउट जो है आपको एजुकेट अच्छा होता है। ये कि हमारे पास जो लोग आते हैं ना, आप देखें जब बोलने के लिए मुंह खोलते हैं ना तो पता चल जाता है कि इसकी नॉलेज कितनी है। अब मैं हूं या मेरा बेटा भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, लेकिन ही इज आल्सो वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। अहमद अरसलान मेरा बेटा, लोग आते हैं मुझसे पूछेंगे कि अहमद अरसलान साहब कहाँ है, अहमद साहब कहाँ है, या उसामा साहब कहाँ है। मेरा मकसद कहने का है जो जिससे सेटिस्फाई होता है, और हमें गाइड करना चाहिए, सही बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्योंकि ये वो नेशन है जिन्होंने आगे संभालना है। तो आंखों की कभी भी कमजोरी को पेरेंट्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और खुदा के वास्ते थोड़ा टाइम दें। आंख, एक नॉर्मल आंख जो ब्लिंक करती है वो 1 मिनट में 12 दफा करती है। बच्चे इस तरह से आंख खोल के रखते हैं कि वो नहीं चाहते कि अगर हमने बंद किया तो कोई कार्टून ना निकल जाए हाथ से। तो वो गेम में भी वो यही कर रहे होते हैं। तो इससे आंखें थकती हैं, उससे पानी बह रहा होता है। ये सब चीजें पेरेंट्स कंफर्टेबल हो जाते हैं बच्चों को, भाई 2 घंटे के लिए बच्चा आपने लगा रहेगा इसमें। लेकिन ये बड़ा जुल्म है। अब आगे देखिए जो डायबिटिक और इस तरह की शुगर की प्रॉब्लम्स और बहुत सी आ रही हैं, उसमें इन बच्चों के लिए हमसे फिर लोग फ्रेम के लिए कह रहे होते हैं कि जी हमें अच्छा फ्रेम। अब फ्रेम की क्वालिटी भी बहुत जरूरी है कि स्किन पतली होती है, तो उसमें जैसे ये मेरे ग्लासेस है तो ये जगह पे बच्चों के निशान पड़ जाते हैं। कुछ बच्चे हैं पहन नहीं पाते छोटी उम्र के, उनके लिए हम यहाँ क्लिप्स बनाते हैं ताकि रुकें और ज्यादा टाइम तक जो है चश्मे लगाएं लोग। तो ये एक, अब इसको आप आम चीज नहीं कहें, ये हमारे हर घर में, कोई घर नहीं मिला मुझे जिसमें बच्चे चश्मा नहीं लगाते। 2 लगा रहे हैं तो तीसरा शौक में लगवा है। वो आएंगे, अरे भाई इनको भी दे दें, ये बच्चा बहुत जिद कर रहा है, हम ऐसे ही लगा लेंगे। मैं कहा ले जाएं, लेकिन खुदारा बाकी अच्छा 6-6 महीने में आपके आई टेस्ट बहुत जरूरी है बच्चों के, खासतौर पर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, कभी लोग कहते हैं तो इस तरह ऐसा है कि उनकी नंबर भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल तो आपने सही कहा जी। और अयाज खान साहब, ये भी हम देखते हैं कि माँ बाप बाकी टेस्ट करवाते हैं, जो बाकी उनकी चेक करवाते हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर लें वो भी टाइमली करवाते हैं, लेकिन आँखों की चेकिंग नहीं करवाते, आँखों का टेस्ट नहीं करवाते। बहुत अगर बच्चे को स्कूल में जाके प्रॉब्लम हो या टीचर्स बताएं या वो बहुत ज़्यादा इस तरह आँखें कर रहा हो, तब माँ बाप को जाके रियलाइज़ होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अभी बीच में पीछे अख्तराई हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर है, उसके सामने इमेज ऑप्टिक हमारा। आप यकीन करें एक दफा हमने एक बीकन हाउस था कौन से स्कूल के, हमने सर्कुलर भेजे थे, हमारे पास 15-20 बच्चे इकट्ठे आए हैं, और जब हमने चेक किया तो हैरान हो जाएंगे आप कि उनमें से 8 बच्चों को आई साइड उनकी वीक थी। वो सपोर्टिव आई से जो मैंने आपको लेजी आई की शुरुआत की, उसको एक से दिख रहा था। अब हमने जब सेपरेट जो एक में हम कवर करके दूसरी आंख से एक से देख रहे होते हैं, फिर इसको कवर कर लेते हैं, फिर इससे देखते हैं, तो जब हम देख रहे हैं तो हैरान, अच्छा बच्चे शाय होके ना बताते नहीं पेरेंट्स को कि कहीं हमने अगर अपनी वीकनेस का बताया तो हमसे ये स्मार्टफोन जो है वो छिन जाएगा। फिर क्योंकि स्मार्टफोन की भी एक लिमिट है, आपके पढ़ने का एक फासला होता है। बच्चे यूं कर रहे हैं, यूं भी कर रहे हैं, यूं भी कर रहे हैं, टेढ़े भी हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनका जो है ना एक्सेस का सिलेंड्रिकल नंबर भी उनका आता है। तो इसमें और बच्चों का बहुत जरूरी है, हाई सिलेंडर आ जाए या लेजी आई अगर नंबर बढ़ जाए, फिर वो लेजी आई ठीक नहीं होती है, फिर वो दूसरी आंख से ही देख रहा होता है बच्चा, और हम खुश हो रहे थे कि बच्चा दोनों आंखों से देखकर जो है वो ये कर रहा है। तो और बहुत है, देखें सच्ची बात है, सब लोग करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे जो जनरेशन है, जो हमारे ये फील्ड है, ये बहुत ही प्योरली प्रोफेशनल काम है। पूरी दुनिया में इसको इतनी अहमियत दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें बहुत ही कम एक हैं जो बड़े रिप्यूटेड हैं, जिनका बहुत अच्छा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप
आपको यूं करके आप फोकस करते हैं, फिर उनको लगना जरूरी होता है। तो बाइफोकल होते हैं, फिर ट्राइफोकल होता है जो प्रोग्रेसिव बाइफोकल होता है, फिर एंटी ग्लेयर होता है। ग्लासेस की इतनी क्वालिटी जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई की जिस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसकी वजह से आपकी नॉलेज भी, बीइंग एन ऑप्टिशियन, आपकी इतनी नॉलेज हो कि आप अपनी नॉलेज को जब दूसरे को कन्वे करें तो वो अंडरस्टैंड भी करें, आप उसकी वो टर्मिनोलॉजी यूज करें। ये नहीं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये नहीं, आप उसकी डिटेल उसके बताएं, फीचर्स बताएं, उसके फायदे बताएं। अच्छा ये भी बताएं अयाज खान साहब कि क्वालिटी की अगर बात की जाए तो आपने कहा कि ये आंखों के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि चलो यहाँ से सस्ता मिल रहा है ग्लास, उसका जो मिरर है वो लो क्वालिटी ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? और क्वालिटी की अगर बात की जाए तो कितने टाइप्स के ये ग्लासेस होते हैं? ये आपने इतनी अच्छी बात की, और मैं मजाक में जाहिर एक लाइट मूड के साथ अगर आप कस्टमर को से बात करते हैं, उनको डील करते हैं, तो वो जरा कंफर्टेबल होता है। उसके अंदर हम उनको ये कहते हैं, क्यों कहते हैं जो सस्ता जी, आप क्या समझते हैं यार भाई, ये तो मैंने कहा देखें हर चीज हम महंगी ले रहे हैं, हम गाड़ी महंगी ले रहे हैं, हम कपड़े अच्छे पहन रहे हैं हम, और हम यहाँ नहीं जी बच्चे बहुत चश्मा तोड़ते हैं। भाई बच्चे चश्मा नहीं तोड़ेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? तो बच्चे तो सो जाते हैं, सर सिराने रख के टूट जाता है। लेकिन आपका बच्चा देख कितनी कीमती चश्मा है, देख रहा है ग्लासेस से, और ग्लासेस की इतनी क्वालिटियां, सिर्फ कह के कि ये बहुत अच्छा है, ये ले लें, और ये बहुत इसमें ये बहुत अच्छी कंपनी है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी समझे रेप्यूटेड नाम है। जो लोग हमसे पूछ के कह रहे होते हैं कि जी इनके ग्लासेस चाहिए, हमें ये वाले एंटी ग्लेयर चाहिए, या मल्टी कोटेड चाहिए, या ब्लू कट चाहिए, या प्रोग्रेसिव चाहिए। लेकिन अब तो बहुत हाई क्वालिटी, जो लोग बाहर से हमारे पास ज्यादातर आते हैं, उनको बाहर से ग्लास पाकिस्तान में सस्ते भी मिलते हैं और वही क्वालिटी मिलती है। तो ये कह देना या बता देना, गाइड कर देना बहुत अच्छा है। और मैं पेरेंट्स को जो भी सुन रहे हैं हम उनसे कहेंगे, देखें इसमें सारी चीजें आप खरीदें। जब इतना महंगा मोबाइल ले रहे हैं तो अब बच्चे की आंखों का उस वक्त तक ख्याल है जब तक कोई स्टेबल एज होती है कि 20 साल तक जो है नंबर का बढ़ना घटना होता है, फिर वो रुक जाता है। फिर वो आपकी जितना आप आंख को इस्तेमाल करेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हिफ्स कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर बच्चे हिफ्स करते हैं इस तरह से पढ़े होते हैं, उनका फोकस इस तरह होता है। तो आपने देखा होगा हिफ्स कर रहे होते हैं बच्चे, उनकी आई साइड भी अक्सर जो है वीक होती है, तो उसका भी हमें पहले से ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। और फिर जो दूसरी चीज कॉन्टेक्ट लेंस की भी हम बात कर लेंगे, लेकिन आप ये बात कर रहे थे। जी, मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के हवाले से ही बात कर रही थी। और आजकल ये भी है ना कि बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते, जब बच्चे टीन एज में आ रहे होते हैं तो उन्हें होता है कि बस हम ग्लासेस ना लगाएं, लेंसेज का इस्तेमाल करें। तो ज़्यादा देर लेंसेज पहनना, अगर पूरा वक्त आप पहन रहे हैं 12 घंटे 8 घंटे, तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है? या इसमें भी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं कि आप इतने प्रोलॉन्ग पीरियड तक पहन लें लेकिन आपकी आंखें अफेक्ट नहीं करेंगी? देखिए, पहले तो ये जो भी चीज है ये हमारी बॉडी का हिस्सा तो नहीं है, ये तो एक आर्टिफिशियल चीज है जो आप लगा रहे हैं। ठीक है, ये जिस मटेरियल का बना हुआ होता है वो बहुत ही कंफर्टेबल आंख को करता है तो होता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए, माँ बाप जो होते हैं कि नहीं हमारी बच्ची थोड़ी देर के लिए लगाएगी, मगर 16 साल से कम बच्ची हैं जो भी जिद कर रहे होते हैं, तो हम उनसे माजरत कर लेते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में बड़ी चेंजेस आते हैं, आपकी आंख अपनी असल साइज को पहुंचती है, आपकी जिस्म आपका बढ़ रहा होता है। तो ऐसी एज जो बच्चों की होती है उसमें आंख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा है कि वो लोग हमसे इंसिस्ट करके और अगर कह भी रहे होते हैं तो मैं बहुत माजरत करता हूँ। लेकिन अगर आप जो लेंस लगाए हैं और इस एज में आपकी आई का पहले हम देखते हैं कि बेस कर क्या है, उसका कर्वेचर जो है वो, उसके साथ साथ हम उसके डाया देखते हैं कि उसका डाया क्या है। फिर क्वालिटी लेंस जो होता है उसके वाटर कंटेंट्स होते हैं कि किसी का 62 होता है। तो जब वाटर कंटेंट ज्यादा और ऑक्सीजन प्रोविजन होता है तो वो ब्लिंक करने से जो वाटर है आंख का, जो नेचुरल वाटर है, वो आंख के अंदर से लेंस के को क्रॉस करके उसको कंफर्टेबल बना देता है। जब आप देखते हैं ब्लिंक करते हैं तो आपका छोटी सी कॉन्टेक्ट लेंस में मूवमेंट होती है। तो कॉन्टेक्ट लेंस में भी खास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि पावर के लेंस भी होते हैं, उसमें भी सिलेंड्रिकल नंबर के भी होते हैं। कुछ लोग चश्मों से एलर्जी के नहीं चश्मा, हमारी बेटी चश्मा नहीं लगाएगी, इसका बहुत हाई नंबर है। हमने 16 नंबर 20 नंबर तक, -20 नंबर तक के लेंसेज लगाए। तो ये लेंस तो लगते हैं ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप बात यह है कि चश्मा लेकिन जरूर लगाएं। जब आप घर में हो तो लेंस नहीं यूज करें,
चले मतलब आपका जितना जाना अगर आना कहीं अगर आप है, बाहर जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो आप मतलब थोड़े टाइम के लिए उसको लगा रहे हैं, लेकिन जो आपने वही कहा कि वो हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं होते, कुदरती चीज़ कुदरती Exactly. होती है। और अगर आप चश्मा पहन साथ अपने केस रखना चाहिए, साथ अपने रिविटिंग ड्रॉप्स रखने चाहिए। जब आप लेंस लगाए भी 3-4 घंटे बाद अगर आपको जरा सी भी ड्राइनेस हो तो आप वो ड्रॉप एक डाल लें। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो फौरन लेंस सबसे पहले निकालें। समटाइम इन्फेक्शन हो जाता है, लेंस लगाए फिर रही है तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आपको इतनी इरिटेशन हो गई, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, नहीं वो हमें ऑफिस जाना था। तो मैंने कहा नहीं, आप ये जुल्म नहीं करें, आप चश्मा लगाए लें। बिल्कुल। और वो लेंसेज इतना बढ़ जाता है इन्फेक्शन कि आपका फिर कॉर्निया डैमेज होने का इम्कान होता है। हाँ, कॉर्निया डैमेज होने के चांसेस इन्हीं चीजों में होते हैं। समटाइम आप पहन के सो जाती हैं, उसमें भी होता है कि वो फोल्ड हो जाता है आंख में, तो उससे भी जो है इन्फेक्शन के बढ़ने के और एलर्जी होने के और रेडनेस के साथ साथ स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग के बाद जब आप दिखाते हैं तो उसका जो आयरस है, उसके आयरस पे एक स्पॉट सा आ जाता है। तो ये सारी वो चीजें हैं। इवन आप यकीन करें, जो हमारे डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे बुलाते हैं कि मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, तो मैं थोड़ा एक अच्छी डॉक्टरों की वजह से बनी हुई है। तो हम वहां पर भी डॉक्टरों से सुन के सीखते रहते हैं हर वक्त, क्योंकि अगर हम ऑप्टिशियन है तो हमारा रास्ता तो उन्हीं पेशेंट से पड़ रहा है जो डॉक्टर के थ्रू हम तक आते हैं। बिल्कुल, तो जब वो रेफर करते हैं जी, तो हम उनको फिर कहते हैं कि भाई ये चीज जो है इसको इस तरह से लगाएं। मैंने वो एक बता रहा हूँ ना कि हम तो कहते हैं हम आपकी आंखों को खूब समझते हैं। वो मेरे अपना एक स्लोगन बनाया था कि हम आपके, तो वो एक प्रोग्राम था उसमें मैंने कहा था, एक शेर सुनाया था कि वो आंखों में करते हैं इस तरह बातें कि कानों कान किसी को खबर नहीं होती। तो बहरहाल, लेकिन आंखों का मामला वाकई ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा तो ये किया कि बच्चों के टॉपिक को उस आई के साथ जोड़ा है। ये एक फैमिली बिजनेस है जिसमें पूरी फैमिली आती है, जो हमारे इस बच्चे के 2 बना दें, इनके 2 बना दें और इनके 2 छुपा दें। मैंने कहा छुपा क्यों दें? अरे नहीं, वो छुपा के रख लेंगे, अगर टूट गया और संडे हो गया तो बच्चा चश्मा नहीं लगा पाएगा। तो वो इतना, कुछ लोग बहुत कॉन्शियस भी हैं और कुछ लोग जो हैं वो उसका ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया अयाज खान साहब, आपका बहुत ही मुफीद मालूमात आपने फरहम की नाजरीन को। जैसे कि अयाज खान साहब के जो आय का मामला है बहुत सेंसिटिव है और इस पर मेरे ख्याल है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब हम इतनी महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट तो नहीं है, हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जावेद इकबाल, जो कि हमें अपडेट करेंगे सिंध स्पोर्ट बोर्ड कॉम्प्लेक्स से, जहां पर टेबल टेनिस का जो है वो कंपटीशन जारी है। उस हवाले से जान लेते हैं। जी जावेद इकबाल, बताइएगा, इस वक्त टेबल टेनिस का कंपटीशन जारी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, पाकिस्तान में टेबल टेनिस का एक सुनहरा दौर भी रहा जब पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत सारे बैनुल-अक़वामी मुकाबले में अपनी कामयाबी हासिल करते थे। लेकिन एक वक्त अब ये भी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आलमी सतह पर कोई ख़ास कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। हमारे साथ इस वक्त सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी सलीम अहमद मौजूद, हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे। सलीम भाई, क्या मुश्किलात हैं, क्या वजह है टेबल टेनिस ज़वाल का शिकार है पिछले कई सालों से? ज़वाल का तो शिकार नहीं है, माशाल्लाह एक्टिविटीज़ टेबल टेनिस की तो हो रही हैं। अभी लास्ट ईयर सितंबर में नेशनल चैम्पियनशिप हुई, फिर उसके बाद दिसंबर में नेशनल चैम्पियनशिप, क्योंकि हम लोग लेट जा रहे थे कोविड की वजह से, तो वो हमने रिकवर कर लिया है। अब इंशाल्लाह 2022 में जो है, जैसे हमारी नेशनल चैम्पियनशिप भी होगी, जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप भी होगी और कैंप्स का भी है, जो गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग तो अपने तौर पर फेडरेशन तो अपना काम जो है वो तो प्रॉपर कर रही है। मुश्किलात क्या हैं कि टेबल टेनिस को प्रमोट करने के लिए आप क्या समझें, ये चीज़ हर्डल क्या है? मुश्किलात तो हर काम में होती हैं। मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो है ग्रास रूट लेवल में कोई स्पोर्ट्स है नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया है, कॉलेजेस में स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया है, यूनिवर्सिटी के लेवल तक तो है मगर नीचे नहीं है। और दूसरा जो है वो अब और भी परेशानी ये हो गई है कि अभी जैसे रूमर्स चल रही हैं कि डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं। अब हज़ारों प्लेयर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को खेलता है, अब उनको तो अपना आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी। मेरा ख्याल है सिर्फ टेबल टेनिस नहीं, हर गेम का यही हाल होगा।
सुना आपने सलीम अहमद बता रहे थे कि खिलाड़ियों का जो मुस्तकबिल है वो इस खेल में महफूज नज़र नहीं आ रहा, और एक ग्रास रूट लेवल पे यानी स्कूल की सतह पे, कॉलेज की। ठीक है जावेद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे टेबल टेनिस कंपटीशन के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौजूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।